अल्लाह ताला यूं ही मुझे उठा लेगा, मैं शुक्र करूंगा क्योंकि मेरा आज दिल भर गया है बिल्कुल। और अगर किसी ने मुझे फांसी देनी है वो भी दे दे। यार ये मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, मुझे तो आज ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ दफनाया जाऊंगा। इस वक्त मैं जिस मुल्क में हूँ, जिसको मुल्क था वो लेकिन अब नहीं है, जहां वो जो लोग इस मुल्क की रखवाली करने वाले हैं, जहां वो लोग इस मुल्क की हिफाजत ही नहीं कर रहे, तो फिर अब रियासत का क्या कहना। हमारे हुक्मरान जो हैं वो इतने बेईमान हैं, इतने बेईमान हैं कि उन्होंने इस मुल्क को लूटने के लिए अब मुल्क को तो जो हड्डियों का ढांचा बना दिया है वल्चर्स के तौर पर, लेकिन अब वो बाहर से अब आईएमएफ से पैसा लेके भी खाना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि आईएमएफ पैसा नहीं देगा इन लोगों को। अब उनको पता चल चुका है जो कुछ हो रहा है। सिंध और पंजाब, मैं बार बार ये कहा करता हूं कि सिंध और पंजाब से किसी किस्म की ना जमहूरियत की तवक्को करें, ना भलाई की तवक्को करें। ये गुलाम है जहनी तौर पर। अगर आप जमहूरियत के, ये जो सिंधी और पंजाबी लालची लोग हैं, ये तो दरियाओं की जमीन लेकर अपने घर में डाल लेते हैं। मौजूदा रिजीम चेंज हुई है, ये बिल्कुल उससे भी बदतर एक सानहा है। उसमें तो आधा मुल्क गया है ना। अब जो बाकी बचा आपका सारा मुल्क है, वो मैं आज आपको मतलब मैं ये मेरे मुंह से दिल से निकलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अब कोई उम्मीद नहीं कि कोई बचाने वाला यहाँ रह गया है। बस सीधी बात, जब मुहाफिज उसमें शामिल हो जाएं तो फिर आप किससे उम्मीद रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत 2 पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शमशाद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, अपने हालिया इंटरव्यू में आपने बड़ी मायूसी का इजहार किया, एक चैनल पर मैं देख रहा था। आपने कहा कि ये मुल्क मेरे लिए बचा ही नहीं है, ना मैं टीवी देखता हूं ना मैं अखबार पढ़ता हूं। बहुत मायूसी का इजहार आपने किया है। इस वक्त मैं जिस मुल्क में हूं, जिसको मुल्क था वो लेकिन अब नहीं है, जहां वो जो लोग इस मुल्क की रखवाली करने वाले हैं, जहां वो लोग इस मुल्क की हिफाजत ही नहीं कर रहे, तो फिर अब रियासत का क्या कहना। मेरी बात बताइए कि मैं तो सच्ची बात पूछिए, आज डिपार्चर लाउंज में बैठा हूं और जितनी अल्लाह ताला यूं ही मुझे उठा लेगा, मैं शुक्र करूंगा क्योंकि मेरा आज दिल भर गया है बिल्कुल। और अगर किसी ने मुझे फांसी देनी है वो भी दे दे, जिस किसी ने मुझे जेल में डालना है वो भी दे दे, किसी ने मुझे कत्ल करना है वो भी दे दे, मगर मैं अपने आप को शहीद नहीं कहूंगा। क्योंकि इस रियासत के हवाले से अब मैं नहीं समझता कोई आदमी वाकई सही मानों में शहीद हो सकता है, क्योंकि इस रियासत में वो चीज रही नहीं। कायदे आजम का जो ख्वाब था, मैं उस ख्वाब को अभी तक देख रहा था। जो अल्लामा इकबाल ने जो चीज सोची थी कि आजाद बर्र-ए-सगीर के मुसलमानों के लिए कि आजाद खुद मुख्तार और खुददार कौमियत का जो शऊर पैदा किया था, और कायदे आजम ने बर्र-ए-सगीर में एक मुसलमानों के लिए एक आजाद खुद मुख्तार और एक यानी जमहूरी मुआशरे की तश्कील देना था, उसके लिए रियासत बनाई थी। ये हमने क्या बना दिया। यानी मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है आज हमारे जो हुकूमती सतह पर अगर आप देखें, यानी हर मुसीबत और हर सूरत के लिए हम दूसरों की तरफ देखते हैं, खुद नहीं करते। शमशाद यानी साहब, हमने गुलामी का एक ऐसा वो चीज है। तो कमेंट। आप कहते हैं ना कि मैं क्यों, मैं इस वजह से कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो इतने बेईमान हैं, इतने बेईमान हैं कि उन्होंने इस मुल्क को लूटने के लिए अब मुल्क को तो जो हड्डियों का ढांचा बना दिया है वल्चर्स के तौर पर, लेकिन अब वो बाहर से अब आईएमएफ से पैसा लेके भी खाना चाहते हैं। और जितने अमेरिका की इमदाद आती थी उसके सारे आप जाके देखिए इस्लामाबाद में, वो जो भी है क्या क्या जहाँ फार्म हाउसेस बने हैं। और इसी तरह हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी बीवियों के जरिए एनजीओ बना के वो पैसा खाया जाता है जो बाहर से मिलता है। ये तो मैं कहा करता था जब जरदारी ने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक मुल्कों की तंजीम बनाई थी और जूते मारे थे लोगों ने, दुनिया ने, तो उसने बनाया था, तो मैं कहा करता था कि ना देना इनको कैश, द मोर यू पोर द डीपर इट ग्रोज। ये जेब इतनी गहरी है कि जितना डालते जाओगे ये मजीद गहरी होती जाएगी। मुझे यकीन है कि आईएमएफ पैसा नहीं देगा इन लोगों को। अब उनको पता चल चुका है जो कुछ हो रहा है। तो इस मुल्क का फ्यूचर जो है वो नाकाबिले यकीन है। बस इतनी मैं कहूंगा। मैं इस जिस मुल्क की मैंने खिदमत की है, जाहिर है कि मेरी जान इसके साथ अभी भी मुंसलिक है, लेकिन अब इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब मैं उस जिंदगी के उस हिस्से पर आ गया हूं जहां मैं सिर्फ देखकर यानी कुड़ सकता हूं और मायूस हो सकता हूं
और बैठकर, अकेले बैठकर मैं रो सकता हूं कि ये कहां पहुंच गया हम। शहजाद साहब यानी अभी मुझे तो अब ये है, मैं आज भी जाता हूं, जब कभी अपने आबाई जगह जाता हूं, वो जो जनरेशन यंग लोगों की, जो हमारे बुजुर्गों को जिनके आबा अजदाद देख चुके थे, उनको मेरे बुजुर्गों की सारी तारीख है। और वो मुझे, मैं जब अब जाता हूं, वो मालिक मालिक कह के बुलाते हैं। 2010 में मैं गया तो मेरे वालिद की कब्र और मेरी बहन की कब्र जरा टूटी हुई थी, क्योंकि हमारी कब्रें जो थी, हमारा कब्रिस्तान हमारी हवेली के बाग में होता था, मुझे ये है। तो वो कब्र टूटी, मैंने उनको कहा कि कब्र की मुरम्मत करा दो, मैं पैसे दे रहा हूँ। कहते पैसे ना दें। तो मैं जब 2016 में फिर अपने बेटे को जाके वहां दिखाने गया, तो उन्होंने दोनों कब्रों को मार्बल के साथ पक्का किया हुआ था, उस पर एक कमरा बनाया हुआ है। यानी मैं हैरान होता हूं कि इंसानियत वहां कितनी गहराई है हिंदुस्तान में, कि वहां लोग जो हैं वो अपने बुजुर्गों की यादों से मुंसलिक जो उनकी अपनी यादगारें हैं, उस पर अभी तक अमल करते हैं। वो हमारे कब्रिस्तान के करीब से कोई सड़क नहीं गुजरने देते। मेरे बुजुर्गों, दादा परदादा की कब्र वहां पर है, इतनी इतनी 9-9 फुट लंबी वो कब्रें हैं, और उन पर रंग हुआ हुआ है, कपड़ा डला हुआ है। वहां लोग मिन्नतें मांगते हैं। यार ये मैं कहां पहुंच गया हूं। मुझे तो आज ये भी नहीं पता कि मैं कहां दफनाया जाऊंगा, क्योंकि मैंने ना कभी इस हुकूमत से प्लॉट लिया, ना मैंने कभी जमीन ली। मैंने जो जमीन अपनी आबा अजदाद की वो सब बेच दी है। मैं तंग आ गया हूं बिल्कुल। अब मैं सिर्फ अपने घर में रहता हूं, बस, दैट्स इट। और फिर ये है कि जो कुछ मैं देख रहा हूं, इससे मेरी कोई उम्मीद नहीं बन रही। मैं सोचता था कि वो सेगमेंट्स जो हमारे इदारा जाती जो हैं लोग, उनको शायद पाकिस्तान का ख्याल होगा, लेकिन ये वही उन्हीं लोगों को इन्होंने लाकर हमारे सरों पर बिठा दिया, जिनके खिलाफ खुद इन्होंने साजिशें करके उनको कन्विक्ट करवाया। ये भी तो देखिए ना। अब मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ को जिस तरीके से मुकदमे डाल के उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, कि वो सच है या झूठ है। अगरचे मुझे किसी हद तक कुछ बातों का इल्म है, वो और तरीकों से है, कि जहां मैं सर्व करता था। एक दफा मुझे याद है, जियाउल हक का फोन आया, 88 में मैं सफीर होता था जब कोरिया में। तो उन्होंने मुझे रात के 12 बजे फोन किया, अगले दिन जुनेजो आ रहे थे, वहां दौरा उनका अरेंज किया हुआ था। तो मुझे कहने लगे कि सफीर साहब, आपको मैं इस वक्त बड़ा लेट जहमत दे रहा हूं, तो आप से दरखास्त है। मैंने कहा जी हुक्म फरमाइए। कहते कि जुनेजो साहब के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक खास शख्सियत आ रही है, और आज आपने उसका खास ख्याल रखना है। मैंने कहा जी बताइए कौन है। कहने लगे उसका नाम है नवाज शरीफ। तो बस, यानी वो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के। तो मैंने खास ख्याल क्या रखना था, क्योंकि उन वहां तो कोरियंस अपने मेहमानों का बहुत खास ख्याल रखते थे। मैंने सिर्फ उनको ये किया कि, वरना वो आमतौर पर किसी साइड की टेबल पे बैठते, मगर मैंने उनको अपने साथ बड़ी मेन टेबल पे बिठा लिया, जिसपे प्राइम मिनिस्टर ने बैठना था। वहां नवाज शरीफ ने मुझसे बातें शुरू कर दी। उन्होंने पहला पूछा मुझसे कि जी शाह साहब, इन्होंने तरक्की कैसे कर ली। मैंने उनको बताया कि 3 चीजें हैं कि रूल ऑफ लॉ, दूसरा, और मैंने कहा कि रूल ऑफ लॉ इतना है कि जिस सदर को मैंने अपने क्रेडेंशियल्स पेश किए थे जब सफारत के तौर पर मैं आया था 1 साल पहले, वो प्रेसिडेंट आज जेल में है करप्शन की बुनियाद पर। और फिर दूसरी मैंने कहा था मेरिटोक्रेसी। उनको मेरिटोक्रेसी का मतलब नहीं पता था, तो मैंने उनको बताया कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अच्छा, तीसरी बात मैंने कहा कि ये मुल्क जो है, ये एक पेनिनसुलर कंट्री है। पेनिनसुलर भी मुझे समझाना पड़ा कि ये पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से, सिवाय एक तरफ से खुशकी, तीनों तरफ से वो है, हाँ चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, छोटा सा सिरा है जो पानी में वहां है, तो वहां पोर्ट है इनकी। तो मैंने कहा ये 300 मील का फासला, इन्होंने फैसला किया। जंग में इनकी इतनी हार्डशिप बढ़ गई थी, दरख्तों के छिलके उबाल के खाया करते थे। तो कहते फिर किस तरह। मैंने कहा इन्होंने एक आर्टरी बनाई, यहाँ सोल जहां बैठे हैं आप, यहाँ से उस उसान बंदरता तक, और उस आर्टरी पर इन्होंने अपनी सारी मैशत जो है बिल्ड की। फैक्ट्रियां बनाई, स्टील मिल्स बनाए, इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स बनाए। तो उसके जरिए से इन्होंने अपनी, आज ये दुनिया में एक इकोनॉमिक जायंट बन गए हैं। लेकिन ये सारी डेवलपमेंट हुई है उस वक्त जब कोरिया का एक जो सरबराह था, वो पाक चुंग ही था, एक जर्नैल था। उसने वो सिंगमन री जो सिविलियन सदर होता था, उसका काटा काट के उसने टेक ओवर किया, और 25 सालों में उसने उस मुल्क का नक्शा बदला। यानी वहां जनरल भी जो होते हैं, वो ऐसे आते हैं, वो अपनी जायदादें नहीं बनाते, कमर्शियल प्लाजे नहीं बनाते अपने,
समझ गए? तो उन्होंने रियासत बनाई, उस पाक चोंग ही ने इतनी जबरदस्त रियासत बनाई कि आज कोरिया अमंग दी A5 और A6 जो हैं बड़ी बड़ी इकोनॉमीज उनमें शुमार होता है। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर सर आज अस्करी इदारे हैं, आज प्लाजे हैं, आज प्रॉपर्टीज हैं, आज बाकायदा से बैंक हैं, आज स्कूल चलाए जाते हैं, फिर पाकिस्तान में ये क्यों? देखिए ये चीजें तो हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, मैं किसी किसी शख्स को मैं इल्जाम नहीं देना चाहता। असल बात यह है कि प्रॉब्लम हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम में हर किस्म की बुराई पैदा होगी, यही तो बात है। और अब एक एक ऐसा शख्स आ गया है जिसने इस सिस्टम को यानी चैलेंज कर दिया है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह वो सोक्रेटिस के जमाने में वो जो थी आके उसने चैलेंज किया था सियासतदानों को कि मैंने रियासत को बचाना है, सियासत को नहीं बचाना, लेकिन उसको उन लोगों ने मार दिया था जहर दे के। तो उसी तरीके से एक ऐसी सोच अभी उठी थी पिछले 3-4 सालों से, नहीं 2011 से, जब से इमरान खान आया। मैं कभी शख्सियत के नाम इस वजह से नहीं लेता क्योंकि मैंने अपने आप को किसी शख्सियत से एफिलिएट नहीं किया। मैंने काम किया है अयूब के साथ, मैंने काम किया है जियाया के साथ, मैंने काम किया है भुट्टो के साथ, जियाउल हक के साथ, जुनेजो के साथ। उसके बाद ये फिर 3-4 खिलाड़ी आ गए थे जो कुर्सियों पे म्यूजिकल चेयर्स पे बैठ के 3-3 साल हुकूमतें करते थे, मुशर्रफ के साथ। तो मकसद मेरा कहने का है कि ये सारा जो सिस्टम, जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा उस वक्त तक नथिंग विल चेंज। अच्छा बस सर, सिस्टम ऐसा महसूस हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है, उसका मुंह चढ़ा रहा है, और सिस्टम इमरान खान को बस फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप बेशक शख्सियात का नाम ना लें, लेकिन जो उम्मीद जिसकी आप बातचीत कर रहे हैं, उस उम्मीद को सिस्टम ने जकड़ लिया है सर चारों तरफ से। यही तो, मैं तो खैर अब बेचारगी मेरी तो देख लीजिए, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। यानी मेरा तो सिर्फ स्वाय मैं बात करने के अपनी याददाश्त पर जोर देकर जो कुछ सोच सकता हूँ। और मैंने जिस तरह कहा कि मैं तो अब डिपार्चर लाउंज में बैठा हूँ, बस सीधी सी बात। क्योंकि मैं बताऊं, हमारे जो अवाम हैं, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अवामी सतह पर भी कोई बेदारी नहीं है। यानी वो ठीक है, मजमे इकट्ठे हो जाते हैं, वो नून लीग वाले भी इकट्ठे कर लेंगे, पीपल्स पार्टी वाले, वो बिरयानी की प्लेटें चाहिए उनको, बस मौजा ही मौजा, और फूलों के हार, जिसके गजों के पीछे भी आप फूलों के हार डलवा लीजिए, वो करेंगे। ये अवामी सतह पर हमारा एक ऐसी बर्बादी है। और ये अभी इस दफा नहीं, अब के अवाम नहीं, मैं कह रहा हूँ तारीखी तौर पर हमारा ये हाल है। आपको मैं बताऊं कि 1600 कुछ में एक फ्रांस का डॉक्टर था, सर्जन, वो शाहजहां का बना था डॉक्टर आके सर्जन के। तो उसने जाकर फिर एक किताब अपनी लिखी और कहा कि मैंने अजीब बातें देखी हैं बादशाहों के, कि वहां पर कुत्तों और गधों का गोश्त जो है वो बकरों का गोश्त बनाकर बेचा जाता है। उसने कहा यानी ये हमारी असलियत आपको एक फ्रांसीसी ने जो 400 साल 500 साल पहले यहाँ सर्व कर चुका था उसने बताई है। और इसी किस्म की उसने बात, और वीआईपी कल्चर की बात की। कहता यहाँ पर ये बादशाह लोग हाथियों पर बाहर निकलते हैं तो उसको सारे लोग सजदों में सड़कों पर गिर जाते हैं। ये हमारी तारीख है। और फिर मैं जो तारीख का तालिब इल्म हूँ, मुझे ये पता है कि जब मुगलों की सल्तनत टूटना शुरू हुई तो सिखों की तरफ से उनको चैलेंजेस मिलने शुरू हुए। तो उधर से ये अफगान आ रहे थे, तो अफगानों में अहमद शाह अब्दाली ने, जब जहां हमारे बुजुर्ग थे, उसने कभी आकर खुद सल्तनत नहीं की, वो छोड़ जाता था अपने बंदे यहाँ पे कि भाई ये उस गवर्नर था जो पंजाब का, वो अफगान था। तो हमारे मुसलमान अंदरून शहर के लोग, जिसमें आज बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, वो हाँ इस वक्त बड़े नाम है उनके, पाकिस्तान के वो खरपैंच बने हुए हैं। तो उन्होंने सिखों को कहा, 12-13 साल का लौंडा एक फिरा करता था घोड़े पर, कि भाई तुम आ जाओ और इस अफवान से हमें निजात दिला दो, और दरवाजे हम शहर के खुले रखेंगे। तो उन्होंने दरवाजे खुले रखे, वो आए, और रंजीत सिंह ने लाहौर कब्जा किया, लाहौर के बाद पंजाब, वो फिर एम्परर बन गया। यानी मुगल एम्पायर के अलावा एक एम्पायर बनाई जिसमें अफगानिस्तान तक पहुंच गया, कश्मीर को सारे को कब्जा कर लिया। तो ये है हमारे अवाम की करतूत। तो वो अवाम अभी भी, वो जीन्स हमारी वही चल रही हैं। सिंध और पंजाब, मैं बार बार ये कहा करता हूं कि सिंध और पंजाब से किसी किस्म की ना जमहूरियत की तवक्को करें, ना भलाई की तवक्को करें। ये गुलाम है जहनी तौर पर। अब और इनके नाम जो, जब वो अंग्रेज होते थे, 2 आने जब देते थे, टुआना, उस फैमिली का नाम ही टुआनास पड़ जाता था, टुआनाज। किसी का नाम टुआना, किसी का नाम कुछ। तो और जब पाकिस्तान कायदे आजम बना रहे थे, तो ये लोग कहा करते थे जना को
कि भाई क्यों अंग्रेजों को कहते थे आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं, आप रहें यहां पर। तो ये इस वक्त अवामी सतह पर आपको वही मिलेंगे। ठीक है, जोश के हवाले से वक्ती तौर पर वो जरूर आ जाएंगे बाहर, लेकिन जहां कुर्बानियां देने की बात आएगी, और मैं बताऊं जो असल रेवोल्यूशन आते हैं वो फिर जिस तरह ईरान में हुआ था उस तरह होता है, जिस तरह रूस में हुआ था उस तरह होता है। वरना ये इनकलाब नाम की लोग अक्सर बात करते रहते हैं, मैं उनको मज़ का खेज लगती है मुझे पंजाबी लोगों से इनकलाब की बात सुनते हुए। तो मैं तो बिल्कुल कभी इस धरती पर, सिंध और पंजाब की धरती पर, हाँ, फ्रंटियर और बलूचिस्तान ये दोनों सूबों में नेशनहुड है, एक कौमियत है। और ये आज तक इन्होंने गुलामी कबूल नहीं की है। अभी तभी तो अंग्रेज भी मुतवातर मिलिट्री कैंपेन्स कर रहे थे जब यहाँ अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने पंजाब में अपना दाव बना लिया था अंग्रेजों को, सिखों को शिकस्त देके, लेकिन अफगानिस्तान को फतह नहीं कर सके थे, वहां से मार खाई थी उन्होंने। इसी तरह बलोचिस्तान का, तो वो दोनों सूबे बहुत बेहतर सूरत में हैं अगर आप जमहूरियत के। ये जो सिंधी और पंजाबी लालची लोग हैं, ये तो दरियाओं की जमीन लेकर अपने घर में डाल लेते हैं, और सिवाय पैसे बनाने के और कोई है नहीं है। तो आप किस तरीके से यहाँ आप तवक्को कर रहे हैं कि यहाँ कोई इनकलाब आ जाएगा। और हमें एक उम्मीद थी फौज से, मैं आपको बताऊं, मुझे हमेशा उम्मीद थी कि फौज का जो होता है सिस्टम ऐसा है तो कि वो लेकिन बदकिस्मती ये है कि गुज़श्ता 3 सरबराहों का जो दौर है पिछले बहुत अच्छे रहे। मैं यानी मुशर्रफ तक कहता हूं कि फौज ने अपने काम दिखाए। वो और चीज है शिकस्तें खाना, मिलिट्री पे सेटबैक्स होना कारगिल की तरह, या और सियाचिन खो देना, जो चीजें वो तो मिलिट्री चीजें होती हैं, हर चीज हो सकती है। लेकिन बात यह है कि जो इन 3 दौर में जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है, ये बिल्कुल उससे भी बदतर है जो 71 में हुआ था। 71 में एक भुट्टो था जिसका नाम, जिसको जिसको कहते हैं कि शहीद हुआ है, और जिसको कहते हैं कि वो आज जिंदा है, लेकिन असल पाकिस्तान को तोड़ने वाला वो था। उसने फौज को आगे लगाया, वो बेवकूफ जनरल याहिया था, और उस वक्त वो सदर था मुल्क का। उसने उसको आगे लगाकर जो असल मेजॉरिटी सूबा था हमारा उसको गंवा दिया, जो असल पाकिस्तान था उसको गंवा दिया। और ये आज जो सूरत है, जो मौजूदा रिजीम चेंज हुई है, ये बिल्कुल उससे भी बदतर एक सानहा है। उसमें तो आधा मुल्क गया है ना, अब जो बाकी बचा आपका सारा मुल्क है, वो मैं आज आपको मतलब ये मेरे मुंह से दिल से निकलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अब कोई उम्मीद नहीं कि कोई बचाने वाला यहाँ रह गया है। बस सीधी बात, जब मुहाफिज उसमें शामिल हो जाएं तो फिर आप किससे उम्मीद रख सकते हैं। यानी अवाम तो वही बात है ना कि कोई इंस्पायर करने वाला हो, उसके खिलाफ, जो इंस्पायर करने वाला आया है उसके खिलाफ इस तरीके से साजिश हो रही है कि उसकी जान को खतरा है। क्या मौजूदा मजाक है मुझे रिजीम चेंज मुहाफिजों ने किए। क्या, मुझे बात नहीं सुनाई। मौजूदा रिजीम चेंज मुहाफिजों ने किए। तो किसने की है? मुहाफिजों ने नहीं, ये साजिश थी। साजिश इस तरह से थी कि सियासतदान और फौज, मैं बताऊं, मैं क्योंकि पर्सनैलिटीज का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चूंकि इदारा शामिल है, इदारे में कोई दूसरा और कोई फैसला करने वाला नहीं होता। फौज और ये जो लुटेरे हैं जिन्होंने मुल्क लूटा है, जिनको आपने खुद कहा था कि जी ये इन्होंने ये क्राइम्स किए हैं, और उनको बड़े ला के फूल बरसा के इनको आपने मुल्क इनके हवाले कर दिया है। यानी अब कौन बचाएगा जब आपने खुद उन्हीं लुटेरों को लाके बिठा दिया। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो वाकई लुटेरे हैं, देखिए ना, क्योंकि हमारी फौज का किरदार रहा है हमेशा, तो इस वजह से वो जिसको मर्जी चाहे क्रिमिनल बना दें, जिसको मर्जी चाहे लुटेरा बना दें, किसको मर्जी चाहे वो इमरान खान की तरह वो क्या कहते हैं जो भी करके प्राइम मिनिस्टर बना दें, और फिर उसको हुकूमत ना चलने दें, उसको वजीर ऐसे दे दें जो वल्चर्स से कम नहीं थे। इमरान खान का सारे के सारे वजीर वल्चर्स थे। मैं टीवी पर कहा करता था कि ये लुटेरे हैं, और इमरान खान वो कहता, अब वो ये कहता है कि मुझे दे रहे थे ये लोग ऐसे बंदे। तो ये तो सच तो हम नहीं जानते ना, हम तो सुनी सुनाई बात बता रहे हैं। तो एक बर्तानिया का डिप्लोमेट है क्रायद मुरे, उन्होंने हालिया एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये कहा है कि असल में जो सीआईए है उसने पाकिस्तान में रिजीम चेंज किए। किसने कहा है? ये क्रायद मुरे हैं, ये डिप्लोमेट है, बर्तानिया के डिप्लोमेट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है।
नहीं, मुझे नहीं पता किस डिप्लोमेट की बात कर रहे हैं। सर क्रैग, ज़ल्मे खलीलज़ाद की? नहीं, क्रैग, हैं? क्रैग मूरे इनका नाम है, ये बर्तानिया के डिप्लोमेट है मैं ये। और यार छोड़ो, ये कौन ऐसे पाकिस्तानी है कोई? नहीं नहीं, बरतानवी है, ब्रिटिश। वो छोड़ो यार, बरतानिया को क्या बात करते हैं, अजीब हाँ, बात करते सर हैं। जो जलमे और खलील, ये बरतानिया बरतानिया सारे मिले हुए हैं, मैं बता दूं आपको। देखिए, वो बरतानिया और अमेरिका वो खुद साजिशें नहीं करते हैं, साजिशें आपके अंदर से होती हैं हमेशा। और हमेशा किसी को नहीं पता चलता कि किसने साजिश की है। देखिए ना, इस वजह से हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। रिजीम चेंज की जब अमेरिका ने साजिश करनी होती, तो वो असद मजीद को बुलाकर ये तो ना कहते कि हमें तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं है। उसमें तो साफ बता दिया था। तो अमेरिका ने तो अपनी पॉलिसियां बताते थे। वो जलमे उनकी खलील, ग्लोबल सतह पर रिजीम चेंज उनकी एक डॉक्ट्रिन है, लेकिन वो करते नहीं है खुद। वो करने वाले मुल्कों के अंदर होते हैं। और अब आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? सबको पता है किसने साजिश की थी, वोट किसने डलवाए, किसने करोड़ों रुपए दे के गलत इधर से उधर डग्गे बेचे थे, घोड़े बेचे थे, गधे बेचे थे। मुझे बताइए। सर ये जो जलमे खलीलजाद आजकल इमरान खान के हक में बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जलमे खलीलजाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट छोड़ पर्सन। दीजिए, ज्यादा अहमियत ना दीजिए। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरा दोस्त है। और हम वहां अफगानिस्तान के वक्त इकट्ठे, बहुत उस वक्त हम अफगानिस्तान के खिलाफ एक ही लड़ाई लड़ रहे थे। तो न्यूयॉर्क में होता था। मैं 5 साल रहा हूँ न्यूयॉर्क में, तो मैं इन सबको जानता हूँ। वो इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी का वो है। और उसकी सिर्फ दिलचस्पी अगर होगी तो वो अफगानिस्तान में खुद चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान से वो भागा था एक स्टेज पे। तो वहां जाके उसने अमेरिका में ली थी। वहां 2-3 अफगान थे जो बड़े अमेरिकनों ने उनको बनाया था। एक ये था, एक बाद में तालिबान बन गया था, एक अशरफ गनी। ये 3 शख्सियात हैं जिनको, और ये इसके साथ मेरे अक्सर ताल्लुकात रहते थे 80s में, बिकॉज आई वॉज वर्किंग फॉर पाकिस्तान इंटरेस्ट अगेंस्ट सोवियत ऑक्यूपेशन, और सो वॉज ही। तो मैं इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। ये बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया की कोई चीज काबिल कबूल नहीं है बस। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस वक्त कहां पर स्टैंड कर रहा है? इंतखाबात पाकिस्तान में जाहिर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान की जो अदालतें हैं सर, ये क्यों खामोश है? सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये क्यों खामोश है? अच्छा, मैं आपको एक बात कहने लगा हूं, और वो ये है कि जो 73 का कानून है, आइन है जो, एक तो खैर ठीक है भी, अब अगर इन्होंने आइन बनाया हुआ है तो कम से कम इस पर अमल होना चाहिए। मगर मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये आइन ऐसे लोगों ने बनाया था जिनको कोई मैंडेट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। मैं तो कानूनी बात करता हूँ ना, आइन ही, क्योंकि मेरा जहन, मैं चूंकि पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म रहा हूं, मुझे पता है कि जो 73 का आइन है ये उन लोगों ने बनाया था who were not elected as members of a constituent assembly. They were elected as members of the West Pakistan Assembly. तो वेस्ट पाकिस्तान असेंबली, तो जब हुआ था उसके बाद, जब पाकिस्तान टूटा है बांग्लादेश से, तो उस वक्त हमें चाहिए था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते, वो आयन बनाती। लेकिन चूंकि उस वक्त भुट्टो हर चीज, वो ही वॉज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, ही वॉज प्रेसिडेंट, एंड ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ एज प्राइम मिनिस्टर। तो वो जो फैसले करता था, वो ये मौलाना शौलाना, ये दाढ़ियों वाले और बगैर दाढ़ियों वाले जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं या जोकर्स हैं, बुनियादी तौर पर ये इन सब ने मिलकर वो आयन बनाया था। और उस आयन में वो चीजें रखी थी जिससे ये अपने मफादात को तरक्की आगे रखेंगे। और अवाम कहीं भी नहीं है उसमें। उसी तरह छोटे सूबों के साथ ज्यादतियां, कोई इलाज नहीं किया। बलोचिस्तान के साथ जुल्म होता रहा है। भुट्टो ने तो वहां फौजी कार्रवाई की, वहां हुकूमत तोड़ी फौजी। तो मैं कहता हूं इन लोगों की कहीं कमिटमेंट नहीं है रियासत के साथ। मुझे याद है एक दफा अदालतें मैं नहीं आजाद, बात हाँ क्या? हमारी अदालतें आजाद है सर पाकिस्तान में। वो तो देख लीजिए, आपको साफ नजर आ रहा है क्या हो रहा है। अदालतें तो उस वक्त भी आजाद थी जब जस्टिस मुनीर ने हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को तोड़ा था। तमीजुद्दीन स्पीकर जो था उसको घर भेजा था। उस वक्त भी आजाद थी हमारी अदालतें। तो मकसद यह, उस वक्त भी आजाद थी जब आधे जजों ने हल्फ ले लिया था मुशर्रफ के साथ मिलके, और आधे जजों ने कहा था कि हम नहीं हल्फ लेंगे। तो मकसद मेरा कहने का है, हर इदारा जो आपका है वो
बस कुछ ना समझिए कि उसमें वो चीज नहीं है जो इंटेग्रिटी कह लीजिए, इफेक्टिवनेस कह लीजिए, या मुल्क के साथ जो वाबस्तगी है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो चीजें नहीं है, उनके अपने मफादात शामिल हो जाते हैं। जी शमशाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर, थैंक यू।